मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं भारत के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तालियों के साथ स्वागत कीजिए जेपी नड्डा जी का। आज मैं जेपी नड्डा जी के बारे में आपको दो चार बातें बताना चाहती हूं। मुझे नहीं एहसास कि आप में से कितने लोग ये तमाम बातें जानते हैं, लेकिन कई वर्षों पहले इन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत की थी और अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये पहुंचे हैं। इनके साथ कई छात्र नेता थे जो आज अहम पदों पर हैं। पटना में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, फिर लॉ इन्होंने शिमला हिमाचल प्रदेश से किया। तो बिहार के लोग भी इनको बिहारी कहते हैं और हिमाचल के लोग भी इनको अपना मानते हैं। इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये देश में स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत का भी आजकल यही ख्याल रख रहे हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि हमेशा ये कहा जाता है डिसिप्लिन इज अ सुपर पावर, और उसको ये चरितार्थ कैसे करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपने खाने में 10% जो ऑयल है उसको कम कीजिए। जेपी नड्डा जी ने पिछले एक साल में 18 किलो वजन अपना सिर्फ घटाया है डिसिप्लिन और एक हेल्दी अप्रोच के साथ। तो आज उम्मीद रहेगी कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री और बतौर एक ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत ही बिजी पॉलिटिकल लाइफ रहता है, हमेशा ये चर्चा होती है कि जब आप बाहर रहते हैं तो कैसे आप घर का खाएंगे। तो बहुत सारे आपकी परेशानियां होती हैं, उन सब के बीच हर कोई अपने शरीर के साथ एक संघर्ष करता है आज के जीवन में। उन सब को चरितार्थ करते हैं जेपी नड्डा जी। पार्टी को कैसे संभालते हैं, पार्टी की सेहत को कैसे संभालते हैं, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन अपनी सेहत और देश का स्वास्थ्य मंत्रालय वो कैसे संभाल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं जेपी नड्डा जी को। तालियों के साथ आपका स्वागत है सर। आप अपनी बात मंच पर कह सकते हैं। आज के इस हेल्थ कॉन्क्लेव में, हेल्थ समिट में जो आज तक ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समसामयिक विषय पर, जो बहुत ही कंटेक्चुअल है और बहुत ही टाइमली है, ऐसे विषय पर आपने ये आज तक का हेल्थ समिट रखा है। इसके लिए मैं आज तक की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर है जब पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स और हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स ये एक साथ एक छत के नीचे स्वास्थ्य के बारे में विचार करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिन भर के डेलिब्रेशंस में आप सब लोग जिन बातों की चर्चा करेंगे वह स्वास्थ्य के लिए हमको बहुत ही लाभकारी होगा, और आपके जो आउटकम्स होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से डेलिब्रेट होता है उसको ज़रूर अपने पॉलिसी में किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं उसका हम प्रयास करेंगे। जो आपने हेल्थ एक्ट 2047 की बात कही है और उसमें एक्सेसिबल, एफोर्डेबल, रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स की बात की है, और सबका साथ और सबका स्वास्थ्य, इस बात को आपने रखा है, ये थीम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टाइमली है। जैसा मैंने पहले कहा, स्वास्थ्य के दृष्टि से किसी भी इंसान को वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और हमारा सिस्टम रेजिलिएंट हो, इसकी समय रहते आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य के बारे में जब मैं कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बात के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है और बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारे सिस्टम को रेजिलिएंट भी बनाए, एफोर्डेबल भी बनाए, एक्सेसिबल भी बनाए, और हमारे सिस्टम्स ऑपरेट ठीक ढंग से कर सके, इस बात का प्रयास हुआ है। यहाँ व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ, तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक मैं उसका पर्सपेक्टिव, उसका बैकग्राउंड रख दूँ। हमारी जो हेल्थ पॉलिसी थी
1998-99 की, वो हेल्थ पॉलिसी मोस्टली कंसंट्रेट करती थी क्यूरेटिव पार्ट पर, यानी आप बीमार हो और बीमार के बाद हम आपका क्योर करेंगे। लेकिन 2017 में जो हेल्थ पॉलिसी आई, वो हेल्थ पॉलिसी बहुत डिस्कशन के बाद, नेशन वाइड डिस्कशन के बाद, एक्सपर्ट्स को सबसे चर्चा करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद, नेशन वाइड सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच आया। पहले इट वाज ओनली क्यूरेटिव, द कंसंट्रेशन वाज ओनली ऑन क्यूरेटिव। बीमार पड़ो, और आपको याद होगा हम लोगों को बचपन में भी डॉक्टर कहा करते थे कि चलो कुछ भी खाओ, एंटीबायोटिक खा लो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम पूछते थे कोई परहेज़, नहीं परहेज़ नहीं, खाओ सब कुछ लेकिन एंटीबायोटिक ले लो, ये कोर्स पूरा कर लो। एक थॉट प्रोसेस ऐसा था। 2017 के बाद, 2017 के बाद हमारा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच बना, और होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में हमने अपने सिस्टम में प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन और प्रमोशन के बाद डिटेक्शन, डिटेक्शन के बाद क्यूरेटिव पार्ट, क्यूरेटिव पार्ट के बाद इवन पैलिएटिव पार्ट और जेरियाटिक पार्ट, ये सबको जोड़ करके हेल्थ को देखना शुरू किया। फर्स्ट वी शुड कंसंट्रेट ऑन प्रिवेंशन, वी शुड गो फॉर प्रोमोटिव हेल्थ केयर, हमें हेल्थ को प्रमोट करना है, और फिर उसके बाद हमको टाइमली डिटेक्ट करना है, और डिटेक्शन के बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्योर करना है, और पैलिएटिव पार्ट और जेरियाटिक पार्ट, एंटी एजिंग की दृष्टि से हमको क्या करना है उसका भी हम प्रयास करेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम लोग चले, और 2017 में इस हेल्थ पॉलिसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब इट वाज नॉट ओनली इन वर्ड्स, ये सिर्फ शब्दों में नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट करना था। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने जो भी हमारे PHC थे, पब्लिक हेल्थ PHCs, CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स थे और हमारे सब सेंटर्स थे, इन सब को जोड़कर 1,79,000 हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए, और ये 1,79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर was represented by, depending upon if it's a sub center, it will be having a community health officer. अगर ये PHC है तो इसमें डॉक्टर भी होगा, अगर CHC है तो इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल है तो स्पेशलिस्ट भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सब लोगों को अगर हम जोड़ लें तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने फर्स्ट कांटेक्ट, ये 140 करोड़ की जनता को जोड़ने का फर्स्ट कांटेक्ट जो बना, वो 1,79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दूसरा हमने क्या किया कि यहाँ पर यू ड्रॉ इन पेशेंट्स, हम पेशेंट्स को, या पेशेंट्स नहीं भी हैं तब भी हम बुलाते हैं, और इनके हम 12 टाइप्स ऑफ पैकेजेस हमने डेवलप किए हैं। ऑफ कोर्स 12 टाइप के पैकेजेस में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब जब मैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कहता हूँ, आप लोगों को बड़ा अजूबा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है और ये रोबस्ट सिस्टम है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। और उसमें जब हम आपसे बात करना चाहेंगे तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो द डे एनी वुमेन गेट्स कंसीव्ड, जिस दिन कोई भी माता गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर उसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑन रिकॉर्ड, ये ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई बचने वाली बात है। हर आशा वर्कर की ये जिम्मेवारी है कि वह गांव में इस बात को डिटेक्ट करे कि कौन सी महिला गर्भवती हो गई है। उस समय से लेकर के डिलीवरी तक उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं। हर एक चेकअप उसके मोबाइल पर उसको, उसमें उसने क्या टीका दिया, क्या दवा दी,
क्या उसका ब्लड प्रेशर है, क्या उसका वेट है, कितने वीक की प्रेगनेंसी हुई है, दैट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड ऑन द मोबाइल विच कम्स to the state government, and from the state government it comes and it gets captured digitally with us in the tracking system. हर एक महिला का उसके 5 एंटीनेटल चेकअप्स होंगे। एक चेकअप वह उसका होगा बाय द स्पेशलिस्ट, और जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके 8 चेकअप्स होंगे। 8 चेकअप्स में से 3 चेकअप उसके स्पेशलिस्ट के द्वारा होंगे। इनमें से कोई भी चेकअप मिस हुआ तो अलार्म बज जाएगा, सिग्नल्स चले जाएंगे और वहाँ के पीएचसी को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि योर आशा वर्कर हैज़ नॉट डन दिस एंड इट हैज़ टू बी डन, ये पूरा करना है। ये अलार्म सिस्टम उसमें आएगा, वो अलर्ट सिस्टम आएगा। इस तरीके से हम ट्रैकिंग करते हैं। और इस ट्रैकिंग के साथ साथ जो वैक्सीनेशन है, अब देखिए हमारा रेजिलिएंट सिस्टम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलिएंट सिस्टम, व्हेन वी से रेजिलिएंट सिस्टम, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जिस समय बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर 16 साल की उम्र तक उसको 12 किस्म के प्रिवेंटिबल डिजीजेस से बचाने के लिए हम वैक्सीनेशन देते हैं। और 12 तरीके के डिजीज़ से बचाने के लिए उसको 11 वैक्सीन्स और 11 वैक्सीन्स के 27 डोजेस दिए जाते हैं, 27 डोजेस। और एवरी चाइल्ड एंड मदर इज ट्रैक्ड डिजिटली। हमारे पास MCTC, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है, MCTC। ये MCTC डिफरेंट लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करता है। तमिल की महिला को तमिल में कम्युनिकेट करेगा, तेलुगु की महिला को तेलुगु में कम्युनिकेट करेगा, मलयालम की महिला को मलयालम में कम्युनिकेट करेगा। और कहीं भी कोई मिस हो रहा हो, कोई भी वैक्सीनेशन, द अलर्ट सिस्टम इज़ देयर, जो अलर्ट करेगा वहाँ के PHC को, वहाँ के CHC को कि फलानी महिला इसका वैक्सीनेशन रह गया, इसके बच्चे का वैक्सीनेशन रह गया। फ्रॉम द बर्थ टिल 16th, एंड आई एम स्पीकिंग विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 16 साल तक उसको 27 डोजेज लगने हैं। और उसको एक हेल्दी चाइल्ड के रूप में हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे हम जोड़ रहे हैं। यह आज हमारा रेजिलिएंट सिस्टम बना। एट एनी गिवन टाइम हमारा 5 करोड़ का कोहॉर्ट होता है। 2 करोड़ बच्चे साल में, 2 करोड़ माताएं, 2.25 करोड़ माताएं, और उसके बाद फिर जो बच्चे लेफ्ट आउट्स होते हैं उनको जोड़ लें। और हमारी ट्रैकिंग सिस्टम में ये जो नोमैड्स हैं, जो घुमंतु हैं, उनको भी हम ट्रेस करते हैं, उनकी भी हम ट्रैकिंग करते हैं, और उनको भी हम स्वस्थ माँ को स्वस्थ बच्चा हो और उसकी ट्रैकिंग को भी हम लाते हैं। इस तरीके का काम भारत सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर के कर रही है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है आज हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। देखिए इंडिया, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, आप कभी भी मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता मत देखिए। भारत को समझना हो तो लद्दाख देखिए, द्रास देखिए, कारगिल देखिए, बस्तर देखिए, कोंटा देखिए, दंतेवाड़ा देखिए, बीजापुर देखिए, गढ़चिरौली देखिए, फार फ्लंग एरियाज। ऐसे एरियाज में होने के बावजूद भी भारत का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 79% से इंक्रीज होकर के 89 रीचिंग 90% पहुंच गया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि आशा वर्कर को हम लोगों ने इंसेंटिव दिया कि तुमको बच्ची को, माता को इंस्टीट्यूशन में लाना है, लाओगे तो तुमको इतने रुपए दिए जाएंगे फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। माता जो आएगी उसको ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में उसकी डिलीवरी फ्री है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो उस कॉम्प्लिकेशन को भी क्लियर करना ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद माता को वापस बच्चे के साथ घर भेजना, और कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर वापस लाना, फ्री डिलीवरी, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, और उसको स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ माँ को वापस घर पहुँचाना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। इसके कारण आज रीचिंग 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं। एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज एन इंसेंटिव। अगर हम ये डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होती है और मदर को हम 4 दिन के लिए रखते हैं, 5 दिन के लिए रखते हैं, तो उसके लिए अलग से हम इंसेंटिव्स देते हैं, अलग से हम मेडिसिन और उसके भोजन की फैसिलिटीज़ के लिए हम देते हैं।
हमारी डिक्लाइन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो MMR, हमारा जो डिक्लाइन है वो आप देखिए 130 पर लाख लाइव बर्थ था। 130 मतलब 1 लाख माताओं में 130 मॉर्टेलिटी हो जाती थी 1 लाख लाइव बर्थ्स में। वह रिड्यूस होकर के आज 88 पर लाख लाइव बर्थ्स हो गया है, यानी 42 पॉइंट्स कम हो गया है। अब कितना एफर्ट हुआ होगा, हमारी माताएं कहाँ कहाँ रहती हैं, कैसे किन हालातों में उनकी परवरिश होती है और उसके बावजूद इन सारी चीज़ों को करने का काम हो रहा है। उसी तरीके से डिक्लाइन इन मैटरनल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये पर लाइफ बर्थ्स 1000 में 39 था, वह रिड्यूस होकर के 27 हो गया, 27 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। यानी पर 1000 लाइफ बर्थ्स में 27 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होती। अंडर 5 मॉर्टेलिटी, हमारी इंडिया की अंडर 5 मॉर्टेलिटी का डिक्लाइन है 42% और ग्लोबल डिक्लाइन है 14%। आप समझिए किस स्पीड से भारत जा रहा है। हम रेजिलिएंट, एफोर्डेबल, एक्सेसिबल की जब हम बात करते हैं तो 42% हमारा डिक्लाइन है अंडर 5 मॉर्टेलिटी में, और नियोनेटल मॉर्टेलिटी में अंजना जी हमारा डिक्लाइन है 39% से 11%, 39% और ग्लोबल है 11%। यानी ग्लोबल डिक्लाइन इज ओनली 11% एंड वी आर डिक्लाइनिंग एट द रेट ऑफ 39%। ये हमारा रेट है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर के जो स्वस्थ नारी, सशक्त नारी के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और हम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक हम उसको ले जाने वाले हैं। इसमें अभी तक 9 लाख कैंप्स लग चुके हैं, हेल्थ कैंप्स, एंड व्हेन आई से 9 लाख हेल्थ कैंप्स, ईच हेल्थ कैंप हैज़ बीन अटेंडेड बाय स्पेशलिस्ट, और इसमें लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। 3 करोड़ 60 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है। स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वगैरह। जब हम नाउ आई टॉक अबाउट द प्रिवेंटिव पार्ट, डिटेक्शन पार्ट, तो उसके लिए ये स्क्रीनिंग हम लोग कर रहे हैं। और इस स्क्रीनिंग में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मोर देन 4.5 करोड़ हम विल क्रॉस बाय 2 अक्टूबर। ऐसा मुझे लगता है कि हम कर पाएंगे। इस तरीके का हम इस काम को कर रहे हैं। जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, हमने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के बारे में आपको बताया। इसके बावजूद हम क्या क्या करते हैं, एवरी पर्सन एट द एज ऑफ 30, हम पंचायत के प्रधान को बोलते हैं कि आप 30 साल से ऊपर के लोग जो भी हैं उनको आप सब सेंटर पर भेजिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में भेजिए। और हम क्या चेक करते हैं, उनका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, उनकी डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर चेक करते हैं, उनका डेंटल केयर चेक करते हैं, उनका मेंटल केयर हम चेक करते हैं। और इस तरीके से हम कंप्लीट उनके बारे में चेकअप करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसको आगे चल करके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, इसको ओबेसिटी हो सकती है, इसको लिवर प्रॉब्लम हो सकता है, इसको डायबिटीज़ के कारण रेनल फेलियर हो सकता है, और उसका प्रिवेंशन का पार्ट डिटेक्शन के साथ शुरू हो जाता है। ये हम उसमें कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपल्सरी जो हमने किया है वो है ओरल कैंसर फॉर वुमेन एंड मेन, और उसी तरीके से सर्विक्स कैंसर का चेकअप फॉर वुमेन एंड ब्रेस्ट कैंसर का चेकअप फॉर वुमेन। इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक NCDs का सवाल है, विशेष करके हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का सवाल है, उसके लिए हर एक जगह पर हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योग को भी जोड़ रखा है। वी आर गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 10% ऑयल छोड़ दो, ओबेसिटी को घटाओ, ओबेसिटी से हमको मुक्ति पानी है। ओबेसिटी हमारे लाइफस्टाइल, अब हम उसको स्कूल के एजुकेशन में भी जोड़ रहे हैं कि हमको फिगर से मालूम होना चाहिए कि ये ओबेसिटी का पेशेंट हो रहा है। जस्ट क्या होना चाहिए हमारी हेल्थ में, हमारा वेट के अनुसार, हमारी क्या वेट हो, हाइट के अनुसार हमारा वेट क्या होना चाहिए, इसको हम लोग उसमें लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं।
तो इट इज़ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का ये काम है कि वो उसको बताए कि किस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ सकते हो। और प्रधानमंत्री जी का जो क्लेरियन कॉल है कि 10% ऑयल घटाया जाए, शुगर को कम किया जाए, तो वह हम सब लोग अपने लाइफस्टाइल में उतारने का और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इन बातों को नीचे तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसको जब हम रेजोनेट करते हैं, जितना हम रेजोनेट करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के दिमाग पर इसका असर पड़ता है। अभी अंजना जी मेरे बारे में कह रहे थे, मैं तो एक ही बात कहूँगा और जो मैं समझ पाया हूँ कि तकलीफ खाने से होती है, ना खाने वाले को कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ। कोई लंच स्किप हो गया तो कोई मौत नहीं आ गई, लेकिन जरा सा लड्डू ज़्यादा पसंद आ गया तो तकलीफ जरूर आ गई। ये हमको मान करके चलना चाहिए। इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और यहाँ सरीन साहब बैठे हुए हैं, उनको देख करके मुझे हमेशा चिंता होती है कि कब मेरा चेकअप कर डालेंगे, तो कोशिश रहती है कि मैं और फिट हूँ। लेकिन ये एक जुनून पैदा करने की कोशिश होती है कि प्रिवेंशन को हम जितना अपने जीवन में जोड़ सकेंगे और कॉन्शियसली अगर हम इसके लिए काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण अभियान, ईट राइट, उस खेलो इंडिया, ये सब हेल्थ लाइफस्टाइल के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, बेटर न्यूट्रिशन के लिए और फिजिकल एक्टिविटी, इन सब बातों को जोड़ने का प्रयास किया है और इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हम जानते हैं और हम इस बात के लिए सजग भी हैं कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत परिवर्तन आया है। एक समय में मेंटल प्रॉब्लम मतलब होता था, हमारे यहाँ कहते थे अंजना जी इस बात को, इसको कांके भेज देंगे, इसको रांची भेज देंगे, और इधर उत्तर भारत में बोलते थे इसको अमृतसर भेज देंगे। अमृतसर जाके आए हो क्या? मतलब मेंटल प्रॉब्लम मतलब मेंटल असाइलम, और मेंटल असाइलम का मतलब आपको कहीं उसमें भेजना, मेंटल हॉस्पिटल में भेजना, जहां आपका जीवन अब उसके बाद जिस तरीके का रहेगा वो रहेगा। स्लोली इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ये आया कि बहुत हाई क्वालिटी के ड्रग्स आ गए, और उन ड्रग्स के कारण मेंटल असाइलम का काम एक लेवल तक है, लेकिन बहुत हद तक उसको कंट्रोल करके आज दैनंदिन जीवन में लोग लाइफस्टाइल में जी सकते हैं, इस बात का प्रयास हो रहा है। तो वो मेंटल असाइलम से निकल करके हम आज मेंटल प्रॉब्लम्स के, मेंटल ड्रग्स के कारण हम एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं, इस तरीके की परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। थैंक्स टू द साइंटिस्ट, थैंक्स टू द डॉक्टर्स जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, और उस काम के कारण हमको आज मेंटल प्रॉब्लम एक कोई इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं दिखता जिसमें कोई व्यक्ति अलग से कोई एक तकलीफ में दिखता हो, उसको वो ही कैन कंटिन्यू विद द ड्रग्स, इस तरीके की बात स्थिति आई है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और जब हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं तो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में फिजिकल डिसऑर्डर में मेंटल डिसऑर्डर बहुत बड़ा कारण बनता है। व्हेन यू आर मेंटली नॉट वेरी साउंड एंड यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर अंडर प्रॉब्लम, यू आर अंडर डिस्ट्रेस, इट्स डायरेक्टली अफेक्ट्स योर हेल्थ ऑल्सो, विच लीड्स टू डॉक्टर्स फिर डायबिटिक बताएंगे आपको हाइपरटेंसिव बताएंगे, खाने पर कंट्रोल है नहीं, स्ट्रेस से आप बच नहीं रहे हैं, तो आपका जीवन डिसअरे होना स्वाभाविक है, लाजमी है, उससे कोई बच नहीं सकता। तो हम लोगों ने शुरू किया टेलीमानस। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, और निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ के लिए जो बेंगलोर में है, निम्हांस के नेतृत्व में हम लोगों ने लगभग 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, और 23 मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस में हाई क्वालिटी साइकोलॉजिस्ट, हाई क्वालिटी डॉक्टर्स who can give us the कंसल्टेशन, उसका हम लोगों ने प्रयास किया है। और टेलीमानस के माध्यम से आज उस नंबर पर आप फ़ोन करके आपको इसके 5 कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स भी हमने बनाए हैं। हाई क्वालिटी टेलीमानस में कंसल्टेशन होता है, तो उसमें हम लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं, उन प्रॉब्लम्स में डॉक्टर्स कंसल्ट करके उनको सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के साथ साथ ज़रूरत होता है तो उनको अपॉइंटमेंट भी देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस को
वेंटिलेशन देना और उसको एक्सप्रेस करके उसके बारे में कुछ ना कुछ हम आगे बढ़ सकें, इसका प्रयास टेलीमानस के माध्यम से हुआ है और इसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। लोग मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में वैसे डिस्कस करने से, डॉक्टर से टाइम मांगने में उनको एक झिझक सी होती है, लेकिन टेलीमानस के माध्यम से लोग बेझिझक सीधे उस फ़ोन को नंबर को डायल करते हैं और उस फ़ोन के नंबर को डायल करने के माध्यम से उनका कंसल्टेशन होना शुरू हो जाता है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू गिव आंसर टू द मेंटल प्रॉब्लम्स। और जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, वो भी सजेस्ट करते हैं कि इस नंबर को डायल करके और चीज़ें जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम मेंटल हेल्थ केयर की चिंता कर रहे हैं। जहाँ तक डिजीज़ेस का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि ट्रकोमा जो आँखों की तकलीफ़ होती है वो अब WHO ने हमको नो मोर इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, ये हमको सर्टिफाई कर दिया है। और इसी तरीके से कालाजार का अब ये लास्ट ईयर बच गया है जब हमको WHO से उसमें एक लेवल के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमको मेंटेन करना है, वो लास्ट ईयर अब रह गया है, 1 साल बाद वह भी हम कालाजार एलिमिनेटेड डिक्लेयर हो जाएंगे। इस पर हम काम कर रहे हैं। ट्यूबरक्लोसिस में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और जब अब आप एक्सेसिबल अफोर्डेबल की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस में और HIV एड्स में जिस समय पेशेंट डिटेक्ट होता है उसी समय से ट्रीट शुरू हो जाता है एंड ट्रीट इज कंप्लीटली फ्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री। ऑल ड्रग्स TB के लिए टिल ही जब वो डिजीज से बाहर ना आ जाए, और HIV के लिए लाइफ लॉन्ग उसको पेशेंट को मेडिसिन देना, ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है। तो अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो यहाँ भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि WHO की अभी जो रिपोर्ट आई है, भारत का डिक्लाइन जो है वो 17.5% है और जो ग्लोबल डिक्लाइन है वो 8.3% है, यानी डबल से भी ज़्यादा हमारा डिक्लाइन है। इस तरीके से हम उसमें काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट हमारा 53% था, वो बढ़ करके अब 85% हो गया है और हमने स्पेशल ड्राइव लिया है। ऐसा है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कोई बताता नहीं है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग CBNAT मशीन्स के माध्यम से और डिजिटली हम वो उसका एक जो कार्ट्रिज होता है उस कार्ट्रिज पर स्पूटम रख करके तुरंत बता देते हैं कि ही कैरीज द डिजीज़ ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, द वायरस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और उसका ट्रीटमेंट उसी समय शुरू कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरीके से हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमने अपने आप को जोड़ा है। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब मैं 2014-15 में पहली बार हेल्थ मिनिस्टर बना तो उस समय मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वो चेयर इंडिया के टर्न में आई, तो मुझे उसको चेयर करने का मौका मिला। दैट वाज इन 2015 इन जेनेवा। तो जब मैं वहाँ गया तो उस समय यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात हो रही थी, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, और मैं चेयरमैन था तो हर मीटिंग में मुझे कुछ ना कुछ कमिट करना पड़ता था यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए। मन में सोचता था कि 140 करोड़ का देश, हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर की तरफ कैसे बढ़ सकेंगे, क्या कर सकेंगे, व्हाट वी कैन डू। फिर मैं जब लौट करके आया तो मैंने प्रधानमंत्री जी से डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है आप सोचिए। तो मैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए स्कीम बना करके गया। उस स्कीम को उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा नड्डा थोड़ा बड़ा सोचो, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है। मैं अब हमेशा एक बात जानता हूँ कि 5 सेंसेस वर्क ओनली व्हेन द 6th सेंस दैट इज़ फाइनेंस इट वर्क्स। अगर 6 सेंस है तो 5 सेंस काम करते हैं, नहीं तो हमको लगा फाइनेंस इज एन इशू, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा सा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बना के गया। प्रधानमंत्री जी का नहीं, बड़ा सोचो। और फिर बड़ा सोचते सोचते प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैंने कहा 1 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देंगे। बोलेंगे नहीं, कम से कम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज होना चाहिए और देश के लिए आप बनाइए। और आपको मालूम है कि हमने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको लागू किया।
which is the world's largest health coverage program and health assurance program, इस बात को हम लोगों ने पूरा किया. It's the world's largest. और हर साल, और पहले हम लोगों ने इसमें 44 करोड़ लोगों को जोड़ा था, लगभग 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को जोड़ा था. बाद में हमने इसमें आशा वर्कर्स को जोड़ा, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जोड़ा, हमारे पब्लिक हेल्थ वर्कर्स को जोड़ा. इन लोगों को जोड़ने के बाद लगभग हम 50 करोड़ तक पहुँचे. और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने 2024 में इस बात को कहा कि 70 ईयर्स से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ऑफ एनी सेक्स, ऑफ एनी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, टिल डेथ, टिल लास्ट ही ब्रीथ्स और शी ब्रीथ्स, उसको हम 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देंगे टिल फॉर लाइफ लॉन्ग. इस बात को कहा गया. सो नाउ द नंबर कम्स टू 62 करोड़. जब हम 62 करोड़ बोलते हैं तो आप यो समझ लीजिए कि यूरोप के सारे 44 कंट्रीज को जोड़ लें, उनकी पॉपुलेशन जो बनती है वो हमारा आयुष्मान भारत बनता है. ये हमको समझ लेना चाहिए. दिस इज दी साइज एंड द क्वांटम जो हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से कर रहे हैं. और लगभग 10 करोड़ 2017 से 10 करोड़ 30 लाख पेशेंट्स एडमिट हो चुके हैं और 1 करोड़ 48 लाख करोड़ 1.4 लाख करोड़ का हॉस्पिटल का डिस्पर्समेंट भारत सरकार ने किया है. यानी उनको हम लोगों ने पेशेंट्स को राहत दी है. ये भारत के स्वास्थ्य के लिए, शब्द कैसा आप चाहे करें, लेकिन ये गेम चेंजर है. ये इसने देश के परिदृश्य को बदल दिया है. परिदृश्य को. मैं स्वास्थ्य मंत्री लंबे समय से रहा हूँ. 98 में मैं से लेकर 2003 तक मैं स्टेट में हेल्थ मिनिस्टर था. उससे बाद में केंद्र में 2014 से 19 तक रहा. फिर अभी फिर से मुझे स्वास्थ्य की जिम्मेवारी दी गई है. मैंने देखा है परिवर्तन. मैं 1998 से लेकर के 2014 तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर मुझे एप्लीकेशंस आती थी. ये व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, इसका इलाज होना है, इसके पास साधन नहीं है, इसका घर बिक जाएगा, कृपया करके प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में इसकी अनुशंसा करने का प्रयास करें, मुख्यमंत्री राहत कोष से इसको देने का प्रयास करें. हर एमएलए, हर काउंसलर यही चिट्ठियां लेकर के घूमता रहता था. इसी तरीके की चिट्ठियां लेकर के चला रहता था. मैं यहाँ एमपी बन करके आया, ब्रह्मपुत्रा में रहता था, मेरा लिफ्टमैन, मैं सबको सुबह सुबह नमस्ते मुस्कुराते हुए हेलो हाय कहता. वो बेचारा एकदम सीरियस रहता था. तो मैं उतरते नीचे मैंने पूछा ये कभी मुस्कुराता ही नहीं है, क्या बात है? तो पता चला कि उसकी वाइफ को हार्ट की प्रॉब्लम है और वो उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तकलीफ में है. मैं उस समय एमपी था तो मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हमारे एमएस साहब को कहा, बैठे साहब, तो हमने उस समय उनको कहा कि ज़रा इसका कोई इलाज कराने की कोई व्यवस्था कीजिए. उन्होंने कहा आप भेज दीजिए. मैंने भेजा. बहुत मुश्किल से उन्होंने किसी तरीके से रियायत करके उसका सर्जिकल इंटरवेंशन हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, उसकी वाइफ ठीक हो गई. पहली बार मैंने उसको मुस्कुराते हुए देखा, पहली बार. मैं आपको बताता हूं, ऐसे लाखों करोड़ों परिवार थे जहां बुजुर्ग बोलता था मुझे कैंसर हो गया है, मेरे तो जाने का टाइम आ गया है, घर को मत बर्बाद करो, जमीन मत बेचो, हमारा टाइम जा चुका है, बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करो, मैं साल नहीं जीऊंगा, 3 महीने जीऊंगा, 2 महीने जीऊंगा. हार्ट प्रॉब्लम लेकर के लोग घंटों घसीटते रहते थे, सालों घसीटते रहते थे, इलाज नहीं कराते थे. नहीं, बच्चे को पढ़ाना है क्या ऑटो रिक्शा ड्राइवर, क्या करे बेचारा, कैसे जिंदगी व्यतीत करेगा? आज 62 करोड़ लोगों को हम के पॉकेट में मोदी जी का 5 लाख रुपए का हर साल का उसके पास चेक पड़ा हुआ है. इस बात को समझना चाहिए. और ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है. लैंसेट ने कहा है कि भारत में कैंसर के डिटेक्शन के तुरंत इलाज शुरू होने में अब कोई भी दिक्कत नहीं आती है और वो इलाज शुरू हो जाता है. और 90% राइज है, कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट्स विद इन 15 डेज. ये लैंसेट की रिपोर्ट है. उसी तरीके से इस आयुष्मान भारत के बारे में मैं तो और भी बात कहता हूँ, थोड़ा राजनीतिक बातचीत भी कर लूँ, क्योंकि
हूँ तो राजनीतिक प्राणी ही। आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया उड़ीसा ने, सरकार चली गई, अब वहाँ हमारी सरकार आ गई, अब आयुष्मान भारत वहाँ लागू हो गया। आयुष्मान भारत को कहता रहा दिल्ली में लागू कर लो, लागू कर लो, लागू कर लो। अब उसका नाम नहीं लूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का, आप लोग भी भूल चुके हैं, लेकिन नहीं लागू किया। दिल्ली की जनता ने उनको भी नमस्कार कर दिया, अब आयुष्मान भारत दिल्ली में भी लागू हो गया है। अब बारी वेस्ट बंगाल की है, वहाँ भी लागू नहीं हुआ, तो वहाँ भी अब आप लोगों की मदद रहेगी तो वहाँ भी लागू होगा। डू यू इमेजिन दैट approximately 70 lakh families are there which are deprived of आयुष्मान भारत। ये क्या, किस तरीके की हम राजनीति करते हैं, किस तरीके की हम पॉलिटिक्स करते हैं? ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है। आप बताइए, गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रेहड़ी पटरी वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से कचरा इकट्ठा करता है, प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे लोगों को जीवन दान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और उसके बारे में भी मैं निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और अभी जीएसटी में हमने हेल्थ इंश्योरेंस तो दिया ही दिया था, हेल्थ इंश्योरेंस में भी जीएसटी 0 कर दी है कॉमन मैन के लिए। इस बात को भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा काम, हेल्थ क्या है, हेल्थ में कोई चीज़ तुरंत पता नहीं चलती है। अब मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई, ये जब बच्चा पैदा होगा और उसको जब 27 किस्म के वैक्सीनेशन लगेंगे तो 16 बरस की उम्र में पता लगेगा कि यह व्यक्ति कितना हेल्दी हुआ, और इसको इन सब इंटरवेंशंस के कारण ये किन तकलीफ़ों से बच सका है, इस बात का पता चलेगा। इसलिए हेल्थ में जो हम काम करते हैं उसका तुरंत इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने एक प्रोग्राम शुरू किया अमृत, अफोर्डेबल की बात हो रही है इसलिए बता रहा हूँ। अमृत इज अफोर्डेबल रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। अब ये अमृत में अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, इसमें हम अपने हॉस्पिटल्स में अमृत का काउंटर से हम ब्रांडेड मेडिसिन 80% रियायत पर देते हैं, 80%। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमृत में, और ये डिजिटली रिकॉर्डेड है, कैप्चर्ड है, 8000 करोड़ रुपीस का वर्थ मेडिसिन लोगों को, कंज्यूमर को सस्ता मिला है। 8000 करोड़ रुपीस उनके बचे हैं, ये अमृत में हुआ है। जन औषधि, जिसके बारे में बार बार लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो ब्रांडेड नहीं है, ये तो क्वालिटी नहीं है, ये तो फलाना है, ये तो ढमकाना है। वर्ल्ड क्लास टेस्टिंग क्वालिटी के बाद ही जन औषधि में मेडिसिन पहुंचती हैं। और उस मेडिसिन में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 38,000 करोड़ रुपीस का कंज्यूमर को मेडिसिन सस्ती मिली है। इस तरीके से काम चला है। और अमृत में तो मैं बताना चाहता हूँ, जो कैंसर की दवा जो 1 लाख रुपए में मिलती थी, वो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अमृत के स्टोर पर चले जाइए, 12,000 से 5,000 में आपको मिलती है। इस तरीके से कैंसर में भी रिडक्शन दिया गया है। और इसको फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स, हेल्थ एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ में जो 62.6% था वो घट करके 39.4% पहुंच गया है। ये हेल्थ में हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है। तो इसलिए एक्सेसिबल भी बता दिया मैंने, हमने आपको रेजिलिएंट भी बताया, और हम आपको अफोर्डेबल भी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अफोर्डेबल कर रहे हैं मेडिसिन की दृष्टि से। मेडिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा काम हुआ है, और मुझसे आप कहिएगा तो एक लंबी छलांग भारत ने लगाई है। इस सेंचुरी के 20th सेंचुरी के अंत तक हमने सुना था एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 11 साल में 16 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए हैं। आज देयर आर 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वर्ल्ड क्लास, स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। मुझे याद है 80s में 70s में जो भी डॉक्टर बनता था, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मैं प्लैब दे रहा हूँ, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। मैं पूछता था कि क्यों जा रहे हो? नहीं, यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है। वो अभी बात भी सच्ची थी। लेकिन आज
वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट सेक्टर में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आज बनकर के तैयार हैं और हम अब फैकल्टी ढूंढने पर लगे हुए हैं कि हमको फैकल्टी पूरी मिले, अच्छी क्वालिटी की फैकल्टी मिले। और मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आर गोइंग टू बी एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, अच्छी इंस्टीट्यूट्स के रूप में डेवलप हो रही हैं और ये निश्चित रूप से भारत की जो आवश्यकता है उसको केटर करेगा। देखिए, पॉलिसी मेकर्स का कितना अंतर पड़ता है और ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल हेल्थ सिस्टम और रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम। इस थीम पर ही मैं बात करना चाहूँगा। पॉलिसी मेकर्स का कैसे फर्क पड़ता है। मेडिकल एजुकेशन वॉज एन इग्नोर्ड एरिया। खुल गया मेडिकल कॉलेज तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न जनता मांगती थी न ही कोई देता था। पॉलिसी मेकर, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो 2014 में वी हैड 387 मेडिकल कॉलेजेस. Today we have got 808 medical colleges that we have to understand. At that point of time, we had only 31,000 medical undergraduate seats, MBBS की seats. Now it is 76. Now it is 1,23,000 medical seats. Postgraduate में there were only 30,000 medical seats. आज 76,000 postgraduate medical seats हैं. और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हमें टास्क दिया गया है कि अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ानी है, 75,000 मेडिकल सीट्स बढ़ानी है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 1 साल के अंदर हमने 15,000 मेडिकल सीट्स बढ़ा ली है। वी आर ऑन द ट्रैक और हम काम कर रहे हैं। अभी जो 24 सितंबर को जो कैबिनेट हुई है, उसमें कैबिनेट ने, प्रधानमंत्री जी ने 10,000 सीट्स, 5,000 पीजी, 5,000 यूजी, ये प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में उन्होंने परमिशन हमको दी है। और पर सीट 2028-29 के लिए 1,50,00,000 रुपए पर सीट उन्होंने हमारे को फाइनेंशियल सैंक्शन किया है ताकि हम मेडिकल एजुकेशन को बढ़ा सकें। दिस इज हाउ द पॉलिसी मेकर्स ब्रिंग्स द डिफरेंस। यानी 10,000 सीट्स के लिए 1,50,00,000 पर सीट 28-29 तक हमें फाइनेंशियली दिया गया है ताकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में इन मेडिकल कॉलेजेस में हम सीट्स बढ़ा सकें और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स निकाल सकें। इस बात को हम प्रयास कर रहे हैं। जब मैंने ये सारी बातें की हैं तो एक बात हमेशा क्वालिटी की आती है, क्योंकि हम क्वालिटी हेल्थ दें। क्वालिटी हेल्थ के लिए हम लोगों ने एनक्वास को शुरू किया है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। इस नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में हमने दोनों तरफ से किया है। आप अपनी सेल्फ मार्किंग भी कीजिए, आपके पैरामीटर्स ये होने चाहिए, हाइजीन के पैरामीटर्स ये होने चाहिए, इन्फेक्शन के से बचने के लिए पैरामीटर्स ये होने चाहिए। इन सब पर आपको काम करना है। आप अपने से अपने आप को सर्टिफाई कीजिए। व्हेन यू विल सर्टिफाई, देन वी विल कम एंड इंस्पेक्ट यू एंड वी विल सी दैट यू आर हैविंग नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स और नॉट। तो ये हमारा प्रयास है कि हम क्वालिटी के साथ साथ, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी हम कंट्रोल कर सकें और उसको हम आगे बढ़ा सकें। एक डिजिटल हेल्थ में भी इंडिया में बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। हम आभा कार्ड की तरफ जा रहे हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से, और आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स बना रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 81.6 करोड़ आभा कार्ड्स, आईडी कार्ड्स, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये कार्ड जनरेट हो चुके हैं। यानी 81.6 करोड़ लोगों को ये कार्ड हम लोगों ने दे दिया है, जिसमें से 73 करोड़ 9,000 जो करोड़ है ये आभा लिंक्ड कार्ड्स हो चुके हैं, जिसमें उनका मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड एक ही जगह पर आकर के उनको अवेलेबल होगा और आपके बताए अनुसार डॉक्टर उसको देख सकेगा, ताकि आप बड़े बड़े प्रिस्क्रिप्शंस की पूरी कॉपी लेकर के न घूमते रहें। और आप उस आभा कार्ड को लेकर के चलेंगे तो उसमें से आपको अपना हेल्थ रिकॉर्ड्स आपका डॉक्टर एक्सेस कर सकेगा जहाँ भी उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो हम डिजिटली ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड। वैसे तो हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अनंत है, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। और ये जो मेडिकल साइंस में ह्यूमन बॉडी है, इसके समझने का भी कोई अंत नहीं है। सारी ज़िंदगी डॉक्टर की रिसर्च में बीत जाती है, उसके बावजूद भी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस विच इज़ अनआंसर्ड। इसलिए इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसलिए मैं आज ये कह दूं कि हेल्थ में नाउ वी आर
हम लोगों ने कर लिया सब कुछ, ऐसा नहीं है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसलिए आपके सजेशंस जो आपके माध्यम से और इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आज तक के हेल्थ समिट में जो आएंगे, उनको भी हम समावेश करने का प्रयास करेंगे, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, उनको हम रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप 10 साल 11 साल पहले आप हेल्थ के क्षेत्र में ये कह सकते थे, हम पीछे हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड, वी आर नॉट अप टू द मार्क। लेकिन आज आप ये नहीं कह सकते कि वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे हैं, वी आर द लीडर्स एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। और हमने दुनिया को रास्ता दिखा दिया है। अगर फार्मास्यूटिकल्स की बात करूं तो दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन चुके हैं, वर्ल्ड की हम फार्मेसी बन चुके हैं। तो इसलिए वी आर द लीडर्स, और हमने इसमें लीड किया है। मैं कई बार हंसते हंसते बोलता हूँ, उस समय लोग बोलते थे ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन ब्रेन ड्रेन। मैं बोलता था मत बोलो ब्रेन ड्रेन, ये हमारे भारत के लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। आज हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हम अपने डॉक्टर्स विड्रॉ कर लें तो इंग्लैंड का हेल्थ सिस्टम क्रम्बल कर जाएगा, अमेरिका का हेल्थ स्ट्रक्चर क्रम्बल कर जाएगा। इसलिए हम देश को ही नहीं, दुनिया को सर्व कर रहे हैं, ये भारत है, और इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस हेल्थ के कॉन्क्लेव में, समिट में आज तक ने ये जो सबमिट किया है, मैं उसके लिए उसको फिर से उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कलीपुरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सुप्रिय भाई को बधाई देता हूँ, अंजना जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ इस फोरम पर आने का मौका दिया है। और मैंने कोशिश की है कि हेल्थ जैसे सब्जेक्ट को कम शब्दों में रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समावेश करने की कोशिश की है। आप सब लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, और मुझे जो उसमें और आगे ठीक करना पड़ेगा वो मैं ज़रूर करूंगा, इस विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरीन ने आपके लिए ये भेजा है, तो इसको अगर आप पढ़ के सुनाना चाहें। और दिलचस्प है, मतलब ये भी लाइफ का एक इंटरवेंशन ही है, जैसा डॉक्टर्स का होता है कि इनके परिवार में ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं। जैसे मुझे पता चला है 4-5 लोग आपके परिवार में डॉक्टर हैं। जी। और आपको 2014 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय मिला, और अब फिर स्वास्थ्य मंत्रालय मिल गया। स्वास्थ्य मेरे साथ भगवान ने जोड़ ही रखा है। बिल्कुल। With efforts of the Modi ji's government, UN General Assembly included non-alcoholic fatty liver disease in its declaration on September 25th, 2020 by Dr. Sareen ji has informed us. Thank you, Dr. Sareen ji. Once again, I'll say, with efforts of the Modi ji's government, UN General Assembly included non-alcoholic fatty liver diseases in its declaration on September 25th, 2025. ये शाम वालों को चिंता करनी पड़ेगी। फिट रहेगा तभी खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया। और उसमें ऑपरेशन सिंदूर से प्रधानमंत्री ने मैदान में कह दिया, जो शानदार जीत कल हमारी टीम ने हासिल की है, उसके लिए भी मैं बहुत आप सबको बधाई देता हूँ। वो जो फिटनेस और जो मेंटल स्ट्रेंथ हमारे प्लेयर्स ने कल दिखाया, उसकी दाद देनी होगी। निश्चित रूप से दाद भी देनी पड़ेगी, और जो कॉन्फिडेंस लेवल था, वो कॉन्फिडेंस लेवल, और निश्चित रूप से भारत का 140 करोड़ देशवासी उनके साथ खड़ा था, ये भी दिख रहा है। एक टिप जो आप देना चाहें, क्योंकि आपने 18 किलो वजन घटाया है, ये सारे लोग चाहते हैं एक टिप आप देकर जाएं, और ये भी बताएं कि आपने कौन सा पार्टी में विटामिन का इंजेक्शन दिया है कि आपका सब्स्टिट्यूट अभी तक कोई ढूंढ ही नहीं पा रहा। नहीं, जहाँ तक पहली बात है कि शाम को डाइनिंग टेबल की तरफ मत जाओ, फ्रिज की तरफ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल उधर जाना ही नहीं है। अपना संबंध ऑफिस से सीधे बेडरूम तक रखो, शाम को जाना ही नहीं। दूसरी बात, जब कोई तकलीफ़ हो तो या तो ब्लैक कॉफ़ी ले लो या फिर पानी पी लो, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 10 दिन में फ़र्क आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी को ज़रूरत ही नहीं होती है जो वो खाता रहता है। तो सामने कुछ ना रहे इसकी चिंता करना, क्योंकि जब सामने रहता है तो तकलीफ़ होती है। और उन लोगों से ज़रा सा दूर रहना जो खाने के बारे में बहुत प्रेम से बोलते हो, वहाँ का समोसा बहुत अच्छा है, वहाँ का फलाना बहुत अच्छा है, उनको बोलना यार तुमको मुबारक, हमें रहने दो, और अपने आप को आप सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, पार्टी तुरंत फैसला करेगी, और निश्चित रूप से कोई हमारी जिम्मेवारी को संभालेंगे। जेपी नड्डा जी, आप इस हेल्थ समिट में आज तक में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।